अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ और इनके यूनिट्स से मुतल्लिक़ था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक ऑफ दिस सेम चैप्टर एंड दिस इज़ योर होमोजेनस इक्वेशंस एंड होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशंस। होमोजेनस इक्वेशंस क्या हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं और उसको कैसे फ़िज़िक्स में यूज़ किया जाएगा, ये आज का डिस्कशन है हमारा। As far as the definition is concerned, an equation is termed as homogeneous equation in which both sides of the equation have the same units. यानी हमारे पास जब भी कोई हम इक्वेशन लिखते हैं तो चाहे वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही हो या फिज़िकल इक्वेशन हो या वैसे ही किसी दो चीज़ों को ऐड या किया जा रहा हो या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, तो एक बड़ी फंडामेंटल सी चीज़ ये है कि जो मैंने जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि इफ़ वी हैव 5 pencils and 5 books, then if we are writing 10 copies, then it make no sense. चूँकि हमारे पास जो है वो 5 बुक्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं और जो नई क्वांटिटी आ रही है वो कॉपीज़ हैं। तो क्वांटिटीज़ जो हैं वो हो सकता है कि 5 + 5 = 10 हो, लेकिन ये एक वैलिड इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वैलिड इक्वेशन होने के लिए या करेक्ट इक्वेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों साइड पर जो क्वांटिटीज़ हों वो सेम हों। इसी तरीके से आप मसलन एक और सिचुएशन देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा है कि 5 pencils एंड 6 pencils 11 बुक्स, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, एक साइड पर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, जो हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पर जो क्वांटिटीज़ हैं वो 5 और 6 पेंसिल्स हैं, लेकिन जो इनका रिज़ल्ट है वो हमने लिखा है 11 बुक्स। सो अगेन इट मेक नो सेंस, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम 6 पेंसिल्स को और 5 पेंसिल्स को ऐड करें तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाए जो मिसाल के तौर पर बुक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या नई चीज़ आ जाए जो इस केस में बुक है। तो यही सिचुएशन जो है वो आपकी फ़िज़िकल इक्वेशंस में भी अप्लाई होगी। सो अनटिल अनलेस यू हैव दिस सिचुएशन कि यू हैव 5 पेंसिल एंड 6 पेंसिल्स एंड = 11 पेंसिल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है वो एक करेक्ट सिचुएशन है, चूँकि हमने जब दो सेम क्वांटिटीज़ को या ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया है तो जो एडिशन के बाद चीज़ आई है, जो ऑब्जेक्ट आया है वो वही है जो एडिशन से पहले था। जिस तरह पहले हमने किया कि पेंसिल्स को ऐड किया और बुक्स आ रही हैं, या पेंसिल और बुक्स को ऐड किया और कॉपीज़ आ रही हैं, तो हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी इट मेक नो सेंस कि अगर आप जो है वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐड करें या 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करें और जो है वो एक थर्ड ऑब्जेक्ट या फोर्थ ऑब्जेक्ट कोई आ जाए, तो दिस विल नॉट बी अ सेंसिबल थिंग। तो ये इस तरीके से हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि जब हमारे दोनों साइड पर इक्वेशन के सेम ऑब्जेक्ट्स हों तो हम ये कह सकते हैं कि वो होमोजेनस इक्वेशन है। अब फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो हम ये कैसे चेक करें कि भाई हमारे पास जो है वो कोई इक्वेशन होमोजेनस इक्वेशन है या नहीं है। तो हाउ वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन? तो हियर वी हैव टू रिकॉल दैट बेसिकली हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिकॉग्नाइज or we can check that which quantity we are talking about. So the unit is basically our tool. तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हमने अगर जो है वो ये चेक करना है कि कोई इक्वेशन होमोजेनस है या नहीं है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसके दोनों साइड पर जो हमारे यूनिट्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यानी सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड 5 kg एंड 10 kg, देन यू आर गेटिंग 15 kg। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो यहाँ अगर हम गौर करें तो जो हमारी वैल्यू है वो भी एक सही हमें फिगर दे रही है, यानी 5 + 10 = 15। और इट मेक सेंस कि 5 kg को अगर आप 10 kg में ऐड कर रहे हैं तो 15 kg आ रहा है। तो 5 kg, लेकिन इसमें एक और चीज़ का भी ख्याल रखिए कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि जी 5 kg शुगर और 5 kg सपोज मैंगो, when you are going to add them you are getting 15 kg suppose potato. So again this will not be possible. ठीक है, तो वो अगर हमने उनको मैस की टर्म्स में देखा है तो वो केजी तो सब हैं, लेकिन चूँकि हमने जो ऑब्जेक्ट्स थे वो चेंज कर दिए। मैंगो में हम ऐड कर रहे हैं मसलन पोटैटो या कोई और चीज़, शुगर,
और उसमें में हमारे पास कोई और चीज़ आ रही है, तो ये एक होमोजेनस सिचुएशन नहीं होगी। तो यूनिट सेम हो मतलब क्या है कि मैस की टर्म्स में बात हो रही है, और जाहिर है जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई टोटल मैस कितना है हमारे पास बास्केट में, तो वो 15 kg है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मैस की बात कर रहे हैं तो मैस जो है वो बुनियादी तौर पर या फंडामेंटली चेक होगा उसके यूनिट से जो kg है। तो हमने कहा कि जी अगर हम kg को भी देखेंगे दोनों तरफ मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक होमोजेनस इक्वेशन है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है कि फ़िज़िक्स में मिसाल के तौर पर आप अगर आप एक करेक्ट इक्वेशन की बात करें तो आपने कहा जी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एस इज़ इक्वल टू यू इनटू टी। तो ये एक वैलिड या करेक्ट इक्वेशन है। अब आपको पता है कि एस या डी भी आप लिख सकते हैं, जो आप IGCSE में पढ़ के आए हैं, मसलन वो डी पढ़ के आए हैं। यहाँ हम नॉर्मली उसके लिए डिस्टेंस के लिए एस इस्तेमाल करेंगे, वेदर यू आर यूजिंग द डी और एस। डिस्टेंस कवर्ड की अगर बात हो रही है, वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट की जा रही है, टाइम हमारे पास t है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास हमें एक इक्वेशन दे रही हैं, s इज़ इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ हमें इसकी अगर होमोजेनिटी चेक करनी है तो जैसे मैंने भी आपसे कहा कि यूनिट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यूनिट क्या है भाई, हमारे पास SI यूनिट की अगर बात हो रही है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, वेलोसिटी हमें पता है मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है। मैंने यहाँ जो है वो कोई वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेचर जो है वो क्या है। ज़ाहिर है कि उसकी क्वांटिटीज़ की भी बात की जा सकती है, उस पर भी मैं बात करूँगा अभी, लेकिन पहले इसको ये समझ लें कि जो यूनिट्स हैं उनको हम कैसे देख रहे हैं। तो यूनिट और अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पर तो वो किस चीज़ का यूनिट है, डिस्टेंस का, विच इज़ मीटर। एंड सेम इज़ द सिचुएशन ऑन द राइट हैंड साइड। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी और यूनिट ऑफ टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो ज़ाहिर है यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड था, तो ये यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ मीटर आ जाता है। तो आप बहुत सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू यूनिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक होमोजेनस इक्वेशन है, S इज़ इक्वल टू यू टी एक होमोजेनस इक्वेशन है और एक करेक्ट इक्वेशन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने के लिए कि एक करेक्ट इक्वेशन हमेशा एक होमोजेनस इक्वेशन होगी। एक करेक्ट इक्वेशन एक हमेशा एक होमोजेनस इक्वेशन होगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और इसको हमने यहाँ मेंशन किया है कि अ करेक्ट और वैलिड इक्वेशन मस्ट बी अ होमोजेनस इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है वो करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है, तो हम शायद उसके यूनिट से ये तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ये कह दिया गया है कि ये एक करेक्ट इक्वेशन है तो चूँकि ये हमेशा एक होमोजेनस इक्वेशन होगी, तो उसकी हेल्प से फिर हम मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कि आपको यहाँ जो है वो ये कहा जाए कि साहब यूनिट ऑफ टाइम निकालिए। तो यहाँ यूनिट ऑफ टाइम निकालने के लिए जो आप काम करेंगे वो क्या है कि S इज़ इक्वल टू यू टी। अब जैसा मैंने भी आपको बताया कि अब ये आपको पता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एक करेक्ट इक्वेशन है, तो ये होमोजेनस तो होगी ही। तो अब हमने क्या किया साहब, हमने डिस्टेंस का यूनिट रखा कि ये मीटर है, और हमने वेलोसिटी का यूनिट रखा कि ये मीटर पर सेकंड है। तो अगर हमें यूनिट ऑफ टाइम चाहिए तो हम बहुत सिंपली ये काम कर सकते हैं कि ज़ाहिर है कि हम जो है वो यूनिट ऑफ टाइम कैसे निकालें। तो पता चला कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे था उसको अगर आप ज़ाहिर है कि राइट साइड पे ले आए तो ये आपके पास मीटर है, तो ये जो था वो इन्वर्स होके क्या हो जाएगा या रिवर्स होके क्या हो जाएगा, S/m यानी सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर। तो बेसिकली यू आर गेटिंग सेकंड। तो आपने इस इंफॉर्मेशन से कि साहब हमारे पास जो है वो S इज़ इक्वल टू यू टी एक करेक्ट इक्वेशन है, आपने टाइम का यूनिट निकाल लिया। और इसी तरीके से कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है जिसमें आप जो है वो यूनिट किसी अननोन क्वांटिटी का निकाल रहे हों, यानी अननोन यूनिट हो, क्वांटिटी तो नोन होगी ज़ाहिर है, उसका जो है वो यूनिट आपके पास अननोन होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है जिससे आप किसी गिवन इक्वेशन में किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं, जबकि आपको ये बता दिया जाए कि ये एक करेक्ट इक्वेशन है। तो करेक्ट इक्वेशन है तो फिर आप ये कर सकते हैं, लेकिन
जो है वो इसमें एक और बात का भी ख्याल रखिए कि मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कि मैं एक इक्वेशन लिखूं कि F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। अब ये इक्वेशन जो है वो मिसाल के तौर पर अभी आपने नहीं पढ़ी, एएस में आपने नहीं पढ़ी, इवन आपने ज़ाहिर है आईजीसीएसई या ओ लेवल में भी नहीं पढ़ी, लेकिन what you know the unit of force, you know the unit of charge, you know the unit of v यानी velocity। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई ये चीज़ें हैं और b जो है वो मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उससे हम बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका यूनिट निकालिए। तो आप बहुत आसानी से का यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे आपने अभी पढ़ा कि साहब हमारे पास फोर्स जो है वो क्या है, ये MA थी, और जो Q है वो ये आप पढ़ के आए हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप करंट पढ़ के आए हैं तो आपको ये पता है कि ये Q इंटू टी होता है, Q डिवाइड बाई टी होता है। तो Q आप निकाल सकते हैं कि ये I इंटू टी है, तो आप Q की जगह उसका यूनिट लिख दिया, उसकी जो है वो आपने रिप्लेसमेंट कर दी I इंटू टी। V आपको पता है, B आप निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये ख्याल रखिए कि इक्वेशन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी लिख रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स लिख रहे हैं, तो दोनों तरफ एक ही चीज़ होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर कर लीजिए कि मैंने यहाँ जो लिखा है वो ये लिखा है मैग्नीट्यूड मैस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, टाइम, वेलोसिटी एंड बी। तो ये सारी हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ बात कर रहे हैं या उनकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर हम यूनिट लिखें तो फिर हमें यूँ लिखना चाहिए कि यूनिट ऑफ मास यानी m और यूनिट ऑफ a यानी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ i इंटू यूनिट ऑफ t इंटू यूनिट ऑफ v इंटू यूनिट ऑफ b। ये ना करें आप कि आपने यहाँ तो यूनिट लिखे हैं और यहाँ आपने सिर्फ लिख दिया b, तो b का क्या मतलब है भाई? तो हमने कहा कि हमारे पास जो पूरी इक्वेशन आएगी वो एक ही तरीके से आएगी, आइदर इट विल बी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ और इट विल बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो अभी हमने लिखा कि यूनिट ऑफ b हमें निकालना है। अब इक्वेशन एक वैलिड इक्वेशन होगी तो फिर आप आराम से ये कह सकते हैं, बिल्कुल इजीली ये कह सकते हैं कि जी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन सेम है, और जाहिर है कि हमारे पास क्वांटिटीज़ जो हैं वो अपेरेंटली तो डिफरेंट लग रही हैं। यानी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, लेकिन आपको पता चला कि इनफैक्ट हम यहाँ इज़ इक्वल टू लिख ही इसीलिए रहे हैं कि जब हम ये करें तो पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो सेम नेचर की आ रही हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्वेशन जैसे मैंने आपसे कहा कि बन ही उसी सकती है जब दोनों साइड पर आपके यूनिट्स सेम आ रहे हों। इक्वेशन अदरवाइज़ बन ही नहीं सकती, वो उसका कोई सेंस ही नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि अ पैरट इज़ ऑलवेज अ बर्ड बट ऑल बर्ड्स आर नॉट पैरट्स। यानी आप अगर एक जो है वो बर्ड को ले लें तो ज़ाहिर है कि वो एक, जैसे मैंने अभी आपकी एग्जांपल दी कि पैरट है तो यस वो बर्ड है, लेकिन हर बर्ड पैरट है ये कहना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ हम वही बात कर रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि साहब हमारे पास जो है वो एक करेक्ट इक्वेशन, एक होमोजेनस इक्वेशन होगी, तो इसका रिवर्स हम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक होमोजेनस इक्वेशन हमेशा एक करेक्ट इक्वेशन होगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन में रहना चाहिए, और मैंने यहाँ उसको मेंशन भी किया है और उसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर एक इक्वेशन एक करेक्ट इक्वेशन है तो वो होमोजेनस ज़रूर होगी, लेकिन अगर मैं होमोजेनस इक्वेशन को देखूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट इक्वेशन हो।
यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की है जो आप चूँकि पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन, तो मैंने इसलिए एक्सेलरेशन की एग्जांपल यहाँ डिस्कस की है कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, जिसमें आपको पता है कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये अगर आप इस इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करें तो आपके पास जो है वो ज़ाहिर है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, दूसरी तरफ भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और जो इसमें जो आप कहें कि जो इसका जो थर्ड टर्म है यानी जिसमें ए टी हमने लिखा था, जब इसका हम यूनिट देख रहे हैं तो ए का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का यूनिट ज़ाहिर है सेकंड। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो पता चला एक सेकंड जो है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर तीनों टर्म्स जो हैं वो सेम यूनिट की हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बच्चों को बाज़ों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये तो लिखा हुआ है 1, ये भी सपोज लिखा हुआ है 1, ये भी लिखा हुआ है 1, तो पता चला एक तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड तो दूसरी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ हम इस बात को समझ लें गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि यहाँ हम मैग्नीट्यूड डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ऑन बोथ साइड्स वी हैव दी क्वांटिटीज़ विच आर सेम इन देयर नेचर। नेचर क्या मतलब और कैसे, उसको मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि भाई अगर हमारे पास अगर कोई डिस्टेंस है तो वो आपके पास लेंथ है। और इसी तरीके से अगर आप बस इसको थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा लें जो मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट डिस्कशन में बताई थी, तो आप कह सकते हैं कि जी डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और फोकल लेंथ भी लेंथ है और वेव लेंथ भी लेंथ है, लेकिन बाय नेचर ये सारी की सारी सेम क्वांटिटीज़ हैं। कैसे पता चला? इसलिए कि इनका यूनिट सेम है। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिर इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी अगर इसको हम यूँ लिखें कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये नहीं है। हम सिर्फ काय की बात कर रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, यूनिट की बात कर रहे हैं कि सारे जितने भी हमारे पास या क्वांटिटीज़ उस इक्वेशन में हैं उन सब के यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए। तो ये एक हमने कहा होमोजेनियस इक्वेशन है। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर मैं यूं करके लिख दूं कि v इज़ इक्वल टू ए टी, तो अब ये v इज़ इक्वल टू ए टी जो है इसका अगर हम होमोजेनिटी चेक करेंगे तो यहाँ इसकी होमोजेनिटी फिर दोनों साइड पे सेम है, क्योंकि इधर भी मीटर पर सेकेंड आ रहा है और दूसरे साइड पर भी जब आप यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो एज़ फार एज दी होमोजेनिटी इज़ कंसर्न इज़ फाइन, लेकिन आपको पता है कि ये v इज़ इक्वल टू ए टी इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट या इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट फॉर ऑल कंडीशंस यू कैन से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ही पता होना चाहिए कि अगर कोई इक्वेशन हो सकता है कि वो रॉन्ग इक्वेशन हो लेकिन फिर भी होमोजेनियस इक्वेशन हो, तो हम फिर उसको ज़ाहिर है कि उस अंदाज में यूज़ नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि ये इक्वेशन ये करेक्ट इक्वेशन है, उसके बाद फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं होमोजेनिटी की सारी जो हमने अभी एग्जाम्पल पीछे डिस्कस की। तो उसके लिए हर क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि ये एक वैलिड इक्वेशन है और एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो फिर आप एक्स वाई जेड जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी केयरफुल ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा, मैंने इसके लास्ट में एक कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेंशन किए हैं। इनको अगर आप देखें पास पेपर्स में, जिस तरह यहाँ है कि ये अक्टूबर नवंबर का ज़ाहिर है पेपर 2 है और कौन सा ईयर है, 2000 ईयर है। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर जो है वो ईयर है 2010 का और इसका जो वेरिएंट है वो 21 है। तो ये पेज मैंने पेज नंबर भी बता दिए गए, उसमें अगर आप जाएंगे तो वो कौन से पेज पे मिल जाएगा। लेकिन इसको हम जो है वो कम से कम पेज को अगर आप छोड़ भी दें फ़िलहाल, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन है, इससे आप क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं और जो भी आपने पढ़ा है उसको अगर ट्राई करना चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं इसको अल्टीमेटली ज़ाहिर है इसको फर्दर एग्जांपल्स से इसको एक्सप्लेन करूँगा और पास पेपर्स इंशाल्लाह हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और तो उसमें हम इसको फर्दर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है और अगर आपके ये चीज़ें समझ में आती हैं तो अपने और दोस्तों को भी ये पास ऑन करें और शेयर कर लें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें।
और जो है वो अगले डिस्कशन के लिए तैयार रहें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं बिल्कुल सिलेबस वाइज चलूँगा, बुक कोई नहीं है, यानी बुक कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि जितनी भी बुक्स हैं ए लेवल में वो सारी रेफरेंस बुक्स हैं। हमें बुक्स को फॉलो नहीं करना, हमें सिलेबस को फॉलो करना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं सिलेबस ही फॉलो करूँगा और इंशाल्लाह डेली तकरीबन जो है वो ये आपके पास नए लेक्चर्स आते रहेंगे। और इससे अगर आप सही तरीके से इससे फ़ायदा उठाते रहे तो आपको फिर कहीं कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को से बस आप जो है वो मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। एंड कमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है इसमें करते रहें, लाइक करते रहें, और जैसे मैंने आपसे कहा कि शेयर करते रहें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।